So, hello everyone, my name is Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. So, today I will talk about setting aside of an arbitral award. उससे पहले हम जानते हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रल अवॉर्ड क्या होता है, और फिर हम बढ़ेंगे आगे कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे एक आर्बिट्रल अवॉर्ड को सेट असाइड किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हिंदुस्तान की बात करें, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, लाखों में। जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई है पिछले कई सालों से। ऐसे में एडीआर सिस्टम का सहारा लिया गया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, जिसे एडीआर कहा जाता है। ये एक इंग्लिश बेस्ड लॉ है, बेस्ड ऑन इंग्लिश आर्बिट्रेशन लॉ। इंग्लिश आर्बिट्रेशन लॉ आया था इन द ईयर 1889 में। उसके बाद इंडिया में भी लाया गया अंग्रेज़ों के टाइम पे इन द ईयर 1899, कॉल्ड इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1899। उसके बाद में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए और इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 केम इनटू फोर्स। उसके बाद में आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 फाइनली केम इनटू फोर्स, जो कि अभी तक चल रहा है। सो ये कुछ हिस्ट्री थी आर्बिट्रेशन से जुड़ी हुई। अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन क्या होता है। सो आर्बिट्रेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन द पार्टीज आउटसाइड द कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स को भी अपॉइंट करती पार्टीज ही हैं। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कोर्ट से बाहर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करता है, क्योंकि कोर्ट्स में, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं और ऐसे में टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं और केसेस चलते रहते हैं तारीख पे तारीख। सो आर्बिट्रेशन का मतलब यही है, अल्टरनेट ये अल्टरनेट है लिटिगेशन का, अल्टरनेट टू लिटिगेशन एज ए मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो जो इंडिया का आर्बिट्रेशन एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996, वो बेस्ड है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के ऊपर, जिसे हम UNCITRAL मॉडल लॉ भी कहा जाता है जिसे। सो अब हम बात करेंगे उन ग्राउंड्स की जिसके बेस पे किसी भी आर्बिट्रल अवॉर्ड को सेट असाइड किया जाता है। आर्बिट्रल अवॉर्ड बेसिकली वो जजमेंट होती है या फिर वो डिसीजन होता है जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देती है किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड। सो इसे कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे हम सेट असाइड भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ग्राउंड्स के बारे में। सो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996 डिस्कस करता है कुछ ग्राउंड्स के बारे में, जिसमें से पहला है इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्यूट जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में गया है, जो दो पार्टीज़ लेके गई है, उनमें से एक पार्टी या दोनों पार्टी इनकैपेसिटी में आ जाए आगे फर्दर प्रोसीडिंग के करने में। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, कोई पार्टी मेंटली रिटार्ड हो जाए, तो ऐसे में वो आर्बिट्रेशन पूरा नहीं हो सकता, डिसीजन पूरा नहीं दे सकते। तो ऐसे केस में इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ आ जाती है। इन केस ऑफ माइनर्स टू। अगर हम बात करें दूसरा ग्राउंड के बारे में, तो जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया जाता है, दोनों पार्टीज़ मिलके बनाती है,
वो ही अगर इनवैलिड निकले तो ऐसे केस में भी ये ग्राउंड होता है सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड का। अगर हम बात करें डिस्प्यूट जो कि पहुंचा है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल तक, वो डिस्प्यूट अगर स्कोप में ही ना हो आर्बिट्रेशन के, स्कोप में ही ना होने का मतलब यहाँ जुरिस्डिक्शन से है। अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं हुआ ऐसे डिस्प्यूट को सॉल्व करने का, तो फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड का क्या मतलब हुआ। क्योंकि देखा गया है, क्योंकि आर्बिट्रेशन को भी कुछ क्या बोलते हैं उसका जुरिस्डिक्शन तय किया गया है, जैसे कि पार्टनरशिप मैटर हो गया, कोई सिविल मैटर हो गया, कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर हो गया, कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैटर हो गया। तो ये सब मैटर हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर बात आई टैक्स की, बात आई कुछ क्रिमिनल केसेस की, या फिर कुछ ज़्यादा हीनियस क्राइम्स की, तो ऐसे क्राइम्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तक नहीं जा सकते। उनके लिए आपको कोर्ट में ही अप्रोच करना पड़ेगा। जो हमारा तीसरा ग्राउंड था वो था जब डिस्प्यूट ही जुरिस्डिक्शन के बाहर हो आर्बिट्रेशन के। जो पांचवा ग्राउंड है, चौथा ग्राउंड है, वो है जब जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही इनवैलिड हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाया जाता है वो दोनों पार्टीज़ मिलके बनाती है। वो मिलके डिसाइड करती है कुछ आर्बिट्रेटर्स को कि ये हमारा केस हैंडल करेंगे इन फ्यूचर। वो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल होता है उसमें जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो हमेशा ओड रहेंगे या फिर अनइवन नंबर्स ऑफ मेंबर रहेंगे, ताकि मेजॉरिटी जो है वो आ सके। वरना अगर 4 मेंबर्स का ट्रिब्यूनल होगा, 2 हाँ भरेंगे, 2 ना में पक्ष लेंगे, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए अनइवन या फिर ओड नंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स का मेंबर्स का ये बताया गया था एक्ट में। अगर ऐसा नहीं हुआ, 4 मेंबर्स हुए अगर ट्रिब्यूनल में, तो ऐसे में भी जो अवार्ड दिया है उससे सेट असाइड किया जाएगा। अब अगर बारी आई जस्टिस की, तो जस्टिस जो दिया है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने, अगर वो जस्टिस वॉयलेट करता हो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को, तो ऐसे में उसे सेट असाइड किया जाएगा। वो फॉलो ही नहीं करता जब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को, तो उसे सेट असाइड किया जाएगा। अगर वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हुआ, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसे केस में भी जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसे सेट असाइड किया जाएगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे किसी आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।